प्यारे बच्चों, स्वागत है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी B.Sc फर्स्ट ईयर के इस यूनिट का सेकंड लेक्चर या सेकंड वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं। आपने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं इक्वेशंस को आज हम यूज करने वाले हैं। हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ये हैं और इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे वेलोसिटी है, वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर वो उनकी वैल्यूज बदल जाती है या कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी भी हम बात करेंगे कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इनकी वैल्यूज फिक्स रहती है या बदल जाती है, यानी कि ये वेरिएंट है या इनवेरिएंट हैं, इन्हें हम प्रूव करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल की बात करेंगे, डिफरेंट जो हमारे उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेलोसिटी से। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है कि हम लोग चेक करने वाले हैं कि जो वेलोसिटी है डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में उनकी वैल्यूज एक जैसी रहती है या अलग अलग रहती है अंडर दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो शुरुआत हम लोग वहीं से करते हैं। वी नो द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर, आप जानते हैं वो क्या हैं। पिछले लेक्चर में, वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से उनको बताया था। जैसे x डैश इजकल टू x माइनस वी टी, y डैश इजकल टू y, z डैश इजकल टू z, t डैश इजकल टू t। ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एज द रेट ऑफ change of displacement with respect to time, यानी ux dash for an observer in frame of reference s dash, जो आप जानते हैं, आपको मैंने पहले बताया भी था यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, dx dash by dt. Put this value of x dash here in this equation, so we can write here d by dt and into x minus vt। और जब हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो dx by dt माइनस v इंटू dt by dt, dt से dt यू कैन से कैंसिल हियर। और ये जो आप देख रहे हैं dx by dt, इट इज इक्वल टू ux। दिस इज द वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, जो हमने आपको बताया था यहाँ पे कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यहाँ लेके चले थे। ऐसे ये S था और ये S डैश है। S is taken stationary and S dash is moving in positive direction of x axis. Then these equations are used here, Galilean transformation equation। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं it is equal to ux, यानी ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v। यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी एक ऑब्जर्वर s डैश में है, कोई इवेंट हो रहा है, एक यहाँ पर है। जैसे ये बस है, इस बस में कोई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सभी यात्री बैठे हुए हैं, तो वो दूसरे यात्रियों के कंपेरेटिवली उनकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, लेकिन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो ऑब्जर्वर हैं वो उसकी स्पीड को अलग अलग बता रहे हैं। यानी कि हम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई मोमेंट है नहीं, कोई मोशन है नहीं, इसलिए हम इसको लिखेंगे यू वाई, यू जेड डैश इट इज इक्वल टू यू जेड। और आप देख सकते हैं
कि जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश सेम नहीं है। यानी कि यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी is not same in frame of reference S and S dash। यानी कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए, दोनों ही ऑब्जर्वर्स के लिए वेलोसिटी अलग अलग बता रहा है। यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो उसकी वेलोसिटी को अलग बता रहा है, एस में है वो अलग बता रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि द वेलोसिटी इज वेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। प्यारे बच्चों, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए स्लो करके वीडियो को, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा उससे आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शो दैट वेलोसिटी इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड, it is defined as the rate of change of velocity with respect to time। और प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं ax, चलिए हम इसको देख लेते हैं। ax डैश इजिकल टू ये क्या होती है? ये होती है dux डैश बाई dt। अभी हमने वेलोसिटी को पढ़ा था यहाँ पे, इसी टर्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं इट इज इक्वल टू दिस। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ ux डैश फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहीं से आप ux डैश की इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, d बाई डी टी, एंड इट इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास, ux माइनस वी। ये देखिए ux डैश के स्थान पर हमने लिख दिया है ux माइनस वी। इसको थोड़ा आप सोल्व कर दीजिए, आप देखेंगे dux बाई डी टी माइनस dv बाई डी टी। लेकिन एक बात देख रहे हैं कि v क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू dux बाई डी टी, और ये तो जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास ax डैश है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। और ये क्या है, dux बाई डी टी क्या है, इट इज इक्वल टू ax। हमने माने थे यहाँ पे एक s और एक s डैश। s डैश वाज टेकन स्टेशनरी एंड s डैश इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ जो एक बॉडी एक मूव कर रही है s डैश में, उसका एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर ने s डैश में मेजर किया और फिर s वाले ने भी मेजर किया, लेकिन उन दोनों के लिए एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम दोनों ही सेम मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज टेकन इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आप लोग यही कहेंगे कि द वैल्यूज ऑफ द एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज with changing the frame of reference, its value remains same. So therefore we can say here that acceleration is Galilean transformation equations। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि शो दैट एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आपको इस तरह के
प्रूव करना होगा। अच्छी स्कोरिंग के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए पूरा लिखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बनाइए और फिर कीजिए। अब हम फोर्स की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो वेरी करती हैं, उनकी वैल्यूज और नहीं करती हैं। चलिए अब हम फोर्स की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो कि फोर्स इज डिफाइंड एज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं फोर्स किसके बराबर होता है? मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। हम ये चेक करने वाले हैं यहां पर कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या फोर्स की वैल्यू सेम रहती है या बदल जाती है। अगर तो सेम रहती है तो ये इनवेरिएंट कहलाएगा अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर इसकी वैल्यूज बदल जाती है तो हम कहेंगे ये वेरिएंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं एफ एक्स डैश, ये हो जाएगा मास इंटू ए एक्स डैश। ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा है। ये प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो मास है इज इनवेरिएंट अंडर द इन क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये मान के चले हैं कि जो मास है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि द मास इज टेकन, मास इज इनवेरिएंट इन क्लासिकल मैकेनिक्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो फिर आप जो ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में है वो फोर्स को कैसे देख रहा है? एम इंटू ए एक्स। लेकिन प्यारे बच्चों, हमने अभी प्रूव किया था कि द एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट, अगर इस चीज को हम बात करते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग दीज रिलेशंस कि एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब भी यही हुआ, द फोर्स इज आल्सो इनवेरिएंट under the Galilean transformation equations, because the value of the force remains same for observer in different frame of references S and S dash. That is why it is called the force is invariant under Galilean ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मोमेंटम एंड एनर्जी अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, वही जब भी आप शुरुआत करें तो वो दोनों बातें, वो जो फाउंडेशन है वो जरूर तैयार कर लें। यानी कि कंसिडर द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस, एक ये है एस और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां कोई पार्टिकल है पी, ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप शुरुआत कहां से करेंगे? कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश। S is taken here stationary and S dash is moving in positive direction of x axis। अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करना चाहते हैं, और अगर हम इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करना चाहते हैं तो S dash is taken stationary and S is moving in negative direction of x axis। ये बात लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए, हम जो मैं यहाँ पॉइंट बताना चाह रहे हैं, हम लोग प्रूव करेंगे कि यहाँ दो पार्टिकल्स हैं और वो कोलाइड है, उनमें इलास्टिक कोलिजन है, और यहाँ कोई ऑब्जर्वर है उस कोलिजन को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ओबे हो रहा है। अब ये भी
जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में है वो भी उस कोलिजन को देख रहा है, वो भी मेजरमेंट्स कर रहा है, क्या उसके मुताबिक भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व रहती हैं? यही चीज हम देखेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? कंसिडर इलास्टिक कोलिजन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस बिटवीन द टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2 लाइक दिस। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा है, ये u2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये बिफोर कोलिजन की कहानी, बिफोर कोलिजन। अब यहां पर ये कोलाइड कर जाते हैं आपस में, और उसके बाद ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास m1। ये कहानी है आफ्टर कोलिजन। हमने क्या सपोज किया है कि कंसिडर एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस s, इसके अंदर हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, बिकॉज द कोलिजन इज टेकन हियर इलास्टिक एंड सो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज द कोलिजन इन कोलिजन इज इलास्टिक। मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं, एस में ये हैपनिंग हो रही है, इसकी बात कर रहे हैं। देयरफॉर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि यहां आप लिख सकते हैं m1 u1, इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन, m2 u2 एंड इट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। प्यारे बच्चों, अब हम वेलोसिटी के लिए यूज करना चाहते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश में, ये इसको कैसे मेजर कर रहा है। तो देखिए, फॉर एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश वी यूज हियर इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी यूजिंग इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इसको हम यहां यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, जैसे हम बात करें कि ux, यहां से देख लीजिए इनवर्स में हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्या था वो, ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कहना चाहूँ तो जो u1 है वो क्या हो जाएगा, u1 डैश प्लस v, u2 क्या है, u2 इजकल टू u2 डैश प्लस v। इसी तरीके से v1 क्या हो जाएगा, v1 डैश प्लस v, और v2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा v2 डैश प्लस v। इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रख दीजिए, फिर देखिए हम लोग हमें क्या मिलता है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ u1 u2 v1 एंड v2 इन इक्वेशन 1, वी राइट हियर। ये देखिए, तो हम क्या लिख रहे हैं, m1 u1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, u1 डैश प्लस v प्लस m2, u2 के स्थान पर u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू m1 v1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, v1 डैश प्लस v, और v आप जानते हैं, v इज द वेलोसिटी बाय विच दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश मूव विद रेस्पेक्ट टू s, और s मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू s डैश। ये चीज हमने यहां लिख दिया है, प्लस m2 इंटू इसके स्थान पर देखिए v2 डैश प्लस v। बस अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व कर दीजिए, ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए और फिर देखिए क्या होता है।
यानी m1u1 डैश प्लस m1v इट इज प्लस m2u2 डैश प्लस m2v, और फिर देखिए आगे m1v1 डैश प्लस m1v प्लस m2v2 डैश प्लस m2v। मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाइए, आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा बिल्कुल। जो चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दीजिए, जैसे m1v इधर भी है, इधर भी है, m2v भी है, ये भी हमने कैंसिल कर दिया है। अब जो बचता है वो देख लीजिए कि क्या जो बच रहा है, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर अब हमारे पास बचता है m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश इज इक्वल टू, इधर जो बचा हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब आप देखिए इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को, दोनों को एक साथ देखिए। इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर ये कोलिजन हो रहा था इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस S। इस ऑब्जर्वर के लिए ये बात थी, यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम था S फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर के लिए। S डैश वाला भी कहता है कि नहीं, मेरे लिए भी ये देखिए, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, S डैश के लिए भी। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। We note that the law of conservation of momentum is conserved under Galilean transformation equation। इस तरीके से आप लिखेंगे और आपसे सवाल भी यही पूछा जाएगा कि शो दैट या प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यही चीज अब हम एनर्जी के लिए भी देख लेते हैं बेटे। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कंजर्व रहती है दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में? दोनों के लिए क्या वो भी एक तरह से सेम है या अलग अलग है, वो ही देख लेते हैं। S and S dash, S dash is taken here stationary and S is moving in negative direction of x axis with constant velocity v। ये इधर जा रहा है। फिर हम क्या देखेंगे, let P is any point in S where the elastic collision between the two particles of mass m1 and m2 takes place। देता हूं, यानी कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस S एंड हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब हम वही पहले की तरह ही वी आर यूजिंग हियर इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, यानी यूजिंग इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, वो क्या होती है आपने बताई है, यू एक्स इजकल टू यू एक्स डैश प्लस वी। तो यहां पर वही बातें, अब आप u1 कितना है, इट इज इक्वल टू u1 डैश प्लस वी। u2 कितना है, u2 डैश प्लस वी। v1 कितना है, v1 इट इज इक्वल टू v1 डैश प्लस वी। v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस वी। यही तमाम चीज़ें अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए इनकी वैल्यूज। तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ हियर
m1 u1 स्क्वायर, ये u1 है और इसको हम क्या लिखेंगे u1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ, यहाँ से फिर देखिए m2 इंटू u2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे u2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 के जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, ये देखिए v1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर और फिर v2 के स्थान पर देख लीजिए हाफ m2 इंटू v2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने रख दी हैं। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर देखिए क्या आता है। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 1/2 a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ लगा रहे हैं u1 डैश का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश v प्लस हाफ m2 इंटू u2 डैश का स्क्वायर प्लस इसको भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं हम v स्क्वायर प्लस 2 u2 डैश v। फिर यहाँ पर इट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v1 डैश v प्लस हाफ m2 इंटू, यहाँ पर भी उसी तरीके से आप ओपन कर देंगे, ये देखिए v2 डैश का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v2 डैश v। अब इन ब्रैकेट्स को थोड़ा हम और ओपन कर देते हैं, ये देखिए मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया है यहाँ पर और ये रह गया है m1 u1 डैश v। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं प्लस हाफ m2, ये देखिए इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर m2 u2 डैश का स्क्वायर फिर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, यहाँ पर फिर वही चीज़ 2 से 2 कैंसिल और हम लिख रहे हैं m2 u2 डैश v। आप देख रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको हमने ओपन कर दिया है, ये देखिए अब जो बचता है इसको भी आप ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, ये देखिए हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ से और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और फिर हमारे पास जो बचता है वो लिख देते हैं m1 v1 डैश v। ठीक ऐसे ही प्लस इस ब्रैकेट को भी खोल दीजिए हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है कोई बात नहीं, आप करते जाइए, 2 से 2 कैंसिल यहाँ पर और m2 v2 डैश v ये लिख दिया है। अब यहाँ से जो चीज़ कैंसिल होती हैं आप उनको कैंसिल कर दीजिए, खुद देखिए यहाँ पर एक ये हाफ m1 इस बराबर के इधर देखिए हाफ m1 v स्क्वायर, हाफ m1 v स्क्वायर ये कैंसिल। ठीक ऐसे ही एक और कोई चीज़ हाफ m2 v स्क्वायर, हाफ m2 v स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए हाफ m1 u1 डैश का स्क्वायर ये हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस हाफ m2 u2 डैश का स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पर ये जो टर्म बच रही है इसको भी हम लिखेंगे प्लस इन दोनों में, ये देखिए इन दोनों में से v कॉमन आ रहा है तो हम वो v पहले ही कॉमन ले लेते हैं, v इज टेकन कॉमन हियर और यहाँ बचता है m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। ये देखिए हमने इन दोनों टर्म्स में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से v कॉमन ले लिया है इज इक्वल टू, अब आगे देखिए यहाँ पर भी हम वही लिख रहे हैं हाफ, यहाँ से आप देख सकते हैं हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर, ये टर्म बचती है, एक टर्म ये है प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर
और साथ में ये जो दो टर्म बच रही हैं, एक ये और ये, इनमें से फिर से v कॉमन है, तो हम वो v कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बचता है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये देखिए बेटे, अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक इक्वेशन 1 जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को जब प्रूव कर रहे थे वहाँ हमने देखा था कि ये देखिए, अगर हम यहाँ से v और यहाँ भी v कर दें, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देख सकते हैं कि v इंटू m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, यानी कि ये जो टर्म है, एक ये और एक ये दोनों इक्वल हैं। यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसे नहीं कर रहे हैं, इस इक्वेशन 1 को यूज करके कर रहे हैं। फिर जो बचता है बाकी वो आप लिख दीजिएगा। ये देखिए, जो कुछ भी अब आप इसमें बच रहा है इनके अलावा वो हम लिख देते हैं, यानी कि हम लिखेंगे हाफ m1 u1 स्क्वेयर, u1 डैश का स्क्वेयर प्लस हाफ m2 u2 डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वेयर। ये देखिए, ये लिख दिया है, और ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब दोनों ही इक्वेशंस को, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये फॉर एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में थी, जो बराबर थी, जो फॉलो हो रहा था, ओबे हो रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन्स के बीच में दो पार्टिकल्स का हमने लिया था। अब ये जो ऑब्जर्वर एस डैश में है वो कह रहा है कि ये है, यानी कि उसके मुताबिक भी टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फॉर एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश आल्सो। यानी कि जो बात ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में कह रहा था कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है, वही बात एस डैश भी कह रहा है, एस डैश में जो ऑब्जर्वर है वो भी कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व रहती है दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वी नोट दैट द लॉ ऑफ conservation of energy is invariant under Galilean transformation equations। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इनवेरिएंट अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो आपको इस तरीके से पूरा लिखेंगे। आपने नोट्स बना लिए होंगे। बहुत कुछ आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को और इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हमने अप्लाई किया है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, और आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुए होंगे। आगे भी तमाम जो दूसरे लेक्चर्स हैं, तमाम जो सिलेबस है आपका, वो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स ज़रूर करें हमें, और अगर ये लेक्चर में आपको कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लगा है आपको, तो इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ फिज़िक्स के बारे में और आगे चल के मोटिवेशंस की फ़िज़िक्स की तैयारी हम लोग कैसे करें वो सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने बताई थी वो बताएंगे, लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप उस लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें, इसलिए बेल आइकॉन भी आप ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।